लीजिए, मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई पुस्तक, एक नए लेखक के साथ। आज जिस लेखक की कहानियों का पाठन मैं आप लोगों के लिए शुरू करूंगी, वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। महाराष्ट्र दलित साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं। महाराष्ट्र से जो दलित साहित्य शुरू हुआ, उसके लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी आत्मकथा जूठन में कुछ यूं कहा है कि महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फूले ने जो भूमि तैयार की थी, उससे प्रेरित होकर लाखों कार्यकर्ता सामाजिक आंदोलन में उतर पड़े और उस आंदोलन को जो पैनी धार थी, वे दलित पैंथर ने दी, एक नया रूप दिया। दलित पैंथर में जो साहित्यकार सक्रिय थे, उन्होंने मराठी दलित साहित्य को नए तेवर दिए। पारंपरिक साहित्य की तुलना में ये साहित्य अधिक जीवंत और प्रगतिशील था, सही अर्थों में आधुनिक भी। ये बात खंड 1, जूठन खंड 1, पृष्ठ संख्या 128 से 130 है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी खुद मानते हैं कि दलित साहित्य, खासकर जो महाराष्ट्र का दलित साहित्य है, उससे जुड़कर उनके लेखन में एक नई धार आई। आज के जो लेखक हैं, जिनकी पुस्तक इस वक्त मेरे हाथ में है, वे हैं शरण कुमार लिम्बाले जी। उनकी पुस्तक दलित ब्राह्मण, जिसका पाठन मैं आज आप लोगों के लिए शुरू करूंगी। इसे चुनने की खास वजह यह थी कि दलित साहित्य को जो सशक्त पृष्ठभूमि दी, शुरुआत जहां से हुई, वो थी महाराष्ट्र की भूमि। महाराष्ट्र या मराठी साहित्य बहुत ज्यादा लोगों ने पढ़ा नहीं है, शायद क्षेत्रीय भाषा में ज्यादा लिखा गया है और इसके अनुवाद में काफी वक्त लगा है। और हिंदी, क्योंकि राष्ट्रभाषा होने की वजह से ज्यादातर लोग उसको समझते हैं, इसीलिए हिंदी दलित साहित्यकारों ने इसको एक व्यापक पैमाना दिया, व्यापक फैलाव दिया अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जहां से दलित साहित्य की पृष्ठभूमि शुरू होती है, पहले वहां से पुस्तक उठाई जाए, उसके बाद दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं की भी पुस्तकें मैं आप लोगों के लिए पाठन के रूप में अंबेडकर नामा के मंच से पढ़ूंगी। लेकिन पहले शरण कुमार लिम्बाले जी की इस पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। ये वाणी प्रकाशन से छपी है, जिसे अगेन मैंने पुस्तक मेला से खरीदा था, लेकिन ये अमेज़ॉन पे मैंने देखा है अवेलेबल है। यदि पढ़ने में आपकी रुचि है तो मंगवा सकते हैं। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में ये भी हमें कहते हैं, सुझाव देते हैं कि जो भी कुछ यहाँ पर अंबेडकर नामा के मंच से मैं पाठन करती हूँ, उसको पीडीएफ में भी उपलब्ध करवाया जाए। तो उनके लिए मेरा यही सुझाव है कि बंधु, यदि आप पीडीएफ में भी पढ़ने का समय निकाल सकते हैं, तो क्यों नहीं मूल कृति को पढ़ने की जहमत उठाते हैं। थोड़ी सी मेहनत करिए। आप लोगों के लिए दिन रात नहीं देखते हम लोग, कभी कभी तो देर रात तक रिकॉर्डिंग्स चलती हैं, ताकि आप लोगों के की प्रस्तुति जो हम लोगों को देनी होती है, उसमें कोई कमी ना आए। ज्यादा से ज्यादा पाठन इस मंच से हो सके तरह तरह के साहित्यकारों का, लेकिन आप लोग उसको पढ़ना तक जरूरी नहीं समझते हैं। चलिए इस पुस्तक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये पुस्तक मराठी में लिखी गई थी, जिसका अनुवाद हिंदी में किया है निशिकांत ठकार जी ने। और ये पुस्तक समर्पित है लक्ष्मण गायकवाड़ जी को, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, मोहनदास नैमिषराय जी को और जयप्रकाश करदम जी को। इन मित्रों के लिए शरण कुमार लिम्बाले, ये आपको यहाँ पे नाम बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए दिख जाएंगे। हर बार की तरह शुरुआत लेखकीय भूमिका से करती हूं, जिसे राजेंद्र यादव जी ने लिखा था। शरण कुमार लिम्बाले से मेरा परिचय उसकी आत्मकथा अक्करमाशी से हुआ। पढ़कर मैं लगभग स्तब्ध रह गया। पहली प्रतिक्रिया हुई विभत्स, मगर आग के शोलों की तरह सच। मैंने हंस में लगातार इस पर समीक्षा और बहसें छापकर हिंदी जगत का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करी। हिंदी जगत का ध्यान, क्योंकि ये प्रादेशिक भाषा मराठी में लिखी गई है। आज लिम्बाले जी भारतीय साहित्य के सबसे सशक्त दलित लेखकों में से एक हैं।
इसी सिलसिले में दलित ब्राह्मण की कहानियां देखी तो लगा कि लिम्बाले का सारा लेखन सवर्ण समाज के खिलाफ टुकड़ों टुकड़ों में दिया गया ऐसा आरोप पत्र है जो स्वयं हमसे ही पूछता है कि बता तेरी सजा क्या है। ये जिन बेचैन कर देने वाली और आत्मदर्शन के लिए मजबूर करने वाली कहानियां हैं, इन्हें पुराने आनंदवादी या सूक्ष्म बौद्धिक दृष्टिकोण से पढ़ा ही नहीं जा सकता। जैसा कि जूठन में भी जगह जगह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने ये जिक्र किया है कि साहित्य में जैसे नक्शिक का वर्णन होता है, हीरोइनों के नायक नायिकाओं के प्रेमालाप का वर्णन होता है, दलित कहानियां उससे कोसों दूर हैं। ये यथार्थ का ठोस धरातल प्रस्तुत करती हैं। ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्हें हमने हजारों सालों से सिर्फ जानवर बनाकर रखा है और जिन्होंने स्वयं इस नियति को स्वीकार कर लिया है कि वे जानवर ही हैं और उनका जीवन मरण मालिकों के हाथों में है। लिम्बाले की ये कहानियां इस नियति को अस्वीकार की कहानियां नहीं हैं, मालिकों के सामने खड़े होकर गुस्ताख सवाल भी पूछती हैं कि ऐसा क्यों है और हमेशा क्या ऐसा ही चलेगा। इस आरोप पत्र पर सिर्फ लिम्बाले के ही नहीं, सारे दलित लेखकों के हस्ताक्षर हैं। लिम्बाले जी का एक इंटरव्यू मैंने YouTube पर सुना था 10 जून 2019 का रिकॉर्डिंग था न्यूज क्लिक चैनल के ऊपर, जिसमें वे खुद कहते हैं कि जो दलित साहित्य है, खासकर मराठी दलित साहित्य जो है वो विद्रोह का साहित्य है, क्योंकि बाबा साहब और दलित पैंथर ने इसको नए आयाम, नई ऊर्जा दी है। जो पृष्ठभूमि बाबा साहब ने तैयार करी थी, दलित पैंथर ने उसको बहुत आगे बढ़ाया, उसको धार दी पैनी। और वो ये भी कहते हैं कि ये आक्रोश का साहित्य है, इसमें रोना पिटना नहीं है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के जूठन पाठ के दौरान कई सारे कमेंट्स ऐसे आते थे जिसमें लिखते थे आप लोग के पढ़कर बड़ा दुख हुआ, बड़ी वेदना हुई, लेकिन मराठी का दलित साहित्य आक्रोश का साहित्य है, क्रांतिकारी बदलाव का साहित्य है। इसको पढ़कर रोम रोम आपका ज्वलित हो उठेगा। इनकी कहानियों में दुख भी है, विरह भी है, वेदना भी है, पर आक्रोश और क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ। ये संस्कारवादी साहित्य के शिल्प को खुरचता है, इसमें खुरदरापन है। जो साहित्य को, संस्कार को खुरचता है, उसे जख्म देता है। दलित मराठी दलित साहित्य में वो धार है जो जख्म देती है, जिससे संस्कारवादी साहित्य को दर्द भी होता है, वो कई बार चीखता भी है। जैसा कि हमने आखिरी लेख में पढ़ा हरिशंकर परसाई जी की, सन्नाटा बोलता है। साहित्य में कई बार कुत्ते भौंकते हैं। मराठी और हिंदी के सारे दलित लेखन को गुस्ताखी का साहित्य कहा जा सकता है, जिसका प्रमुख स्वर है गुस्सा या आक्रोश। यही बात मैंने आपको शरण कुमार लिम्बाले जी के शब्दों में सुनाई, जो मैंने उनका रिकॉर्डेड YouTube चैनल पे देखा था इंटरव्यू, उसके हवाले से, जिसे आप जाकर YouTube पर देख भी सकते हैं। तिथि है 10 जून 2019, न्यूज क्लिक चैनल YouTube पर। आक्रोश है, यह आक्रोश जहां एक और सवर्णों की व्यवस्था को लेकर है, तो दूसरी ओर अपनी स्थिति, नियति और लाचारी को लेकर भी, कि क्यों हम कुछ क्यों नहीं करते। जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी कहा है कि इन्हें किसी तरह का अच्छा पहनने का, अच्छी जगह रहने का क्या कभी इनके मन में ख्याल तक नहीं आया। अपनी नियति इन्होंने यहीं गंदगी में पड़े रहना समझ ली है। कहीं कोई आक्रोश नहीं है, कहीं कोई वेग नहीं है विचारों का। वह आरोप पत्र भी है और मांग पत्र भी है। पहले यह सिर्फ एक ऐसी अपील होती थी जिसमें अपनी दयनीयता का बखान और मानवीय व्यवहार की याचना की जाती थी गैर दलितों द्वारा। दलितों पर लिखा गया सारा साहित्य लगभग ऐसे ही याचना पत्रों का संकलन है, जिसे हम प्रेमचंद का साहित्य भी बोल सकते हैं। प्रेमचंद के साहित्य में दलितों को लेकर बहुत सी
कहानियां और पात्र रचे गए हैं, लेकिन वे सारे क्षमा याचना करते ही प्रतीत होते हैं। इसीलिए दलितों का, जब मैंने पहली बार ये पढ़ा दलित डिस्कोर्स हिंदी साहित्य के अपना हिंदी में एमए करने के दौरान, तब मुझे समझ में आया कि दलित द्वारा लिखा गया साहित्य ही क्यों दलित साहित्य माना गया है या माना जाता है। जहां उनकी कारुणिक अवस्थाओं को हवाले देकर सांस्कृतिक अपराधों के लिए सजा में कमी या क्षमा की प्रार्थना की गई है। उदार और विद्वान जज फैसले देते हैं कि यह सच है कि अपराधी ने लाचार होकर अपने बचाव में आक्रमणकारी की हत्या कर दी या कर दी गई परिस्थितियों में उसका ऐसा करना स्वाभाविक भी था, मगर अपराध तो अपराध ही है, उसे बिल्कुल माफ कैसे किया जा सकता है। वह वकीलों के माध्यम से न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया गया मर्सी पेटिशन था, और जिसमें दया के आधार पर बरी करना या सजा में कमी करने की अपील थी। सिर्फ क्षमा याचना की अपीलें होती हैं, उन्हें कभी भी बरी नहीं किया जाता कि उनको जिस तरह की सामाजिक पृष्ठभूमि में रखा जाता है, जात पात छुआछात जैसी जगहों पर उनके साथ बर्ताव होता है गलत तरीके से, उसके लिए भी यदि आप आक्रोश दिखाएं तो क्षमा याचना आपको ही करनी है। यह वकील और जज के बीच आपसी संवाद था, जिसकी भाषा अपराधी पूरी तरह नहीं समझता था, क्योंकि इस भाषा को सीखने की ना उसे अनुमति थी ना अवसर था। शिक्षा से हमेशा महरूम रखा गया दलित समाज को। वह शब्दों और हाव भाव से कुछ अनुमान तो लगा सकता था कि बात उसी के बारे में की जा रही है। उन्हीं फैसलों को हम गैर दलितों द्वारा लिखा गया हरिजन साहित्य भी कह सकते हैं। इन फैसलों की करुणा और मानवीय सरोकारों को चारों तरफ प्रशंसा होती थी और उन्हें ऐतिहासिक फैसलों की सूची में रखा जाता था कि सजा कम कर दी, आहा क्या बढ़िया जज है, कितना विशाल हृदय है इनका दलितों के लिए। लेकिन क्या ऐसा कह देने से दलित समस्याएं खत्म हो जाती हैं? उनके प्रति आपराधिक प्रवृत्ति में कमी आती है? हरगिज नहीं। दलित साहित्य न इन फैसलों को अप्रासंगिक बना दिया, दलित साहित्य ने न केवल इन फैसलों को अप्रासंगिक बना दिया कि यहाँ वकील, जज और प्रशंसा करने वाले तीनों लगभग एक ही वर्ग के गैर दलित लोग थे। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। फैसला सुनाने वाला भी, जिरहा करने वाला भी और उनके फैसलों और जिरहा पर ताली बजाने वाले भी, सब के सब गैर दलित। सन्नाटा बोलता है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ दलित बाहरी व्यक्ति था और उससे अपेक्षा की जाती थी कि वे इस पर तालियां भी बजाए। बहुत दिनों बिना भाषा समझे उसने बजाई भी, मगर जैसे जैसे वह इस भाषा और मुहावरे की बारीकियां समझता गया, उसकी बेचैनी बढ़ती गई, उसकी बुद्धि का विकास हुआ। उसने समझा कि ये सब आरोप पत्र जो उनके खिलाफ अपराधी बनाकर उन्हें पेश किए जा रहे हैं और अपराधों की सजा में कमी की जा रही है, वे दरअसल कितनी बड़ी चीटिंग है उनके साथ। परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर तैयार किए गए इन फैसलों में उसकी अपनी आत्मा और बात कहां थी? हाँ, उसे अपराध मुक्त जरूर कर दिया गया था या सजा पर सहानुभूति पूर्वक विचार के बाद सजा में कमी करने का आग्रह था। बाइज्जत बरी किए जाने में उसकी इज्जत कहां थी? कहां थी इन इज्जतदारों के बीच उसकी जगह? भूतपूर्व अपराधी या अछूत होने का ठप्पा उसे दूसरों जैसा सम्मान कहां देता था? वह उसे सिर्फ अपनों के बीच होने की उदार अनुमति देता था, अपनों जैसी स्वीकृति और सम्मान नहीं। दलित साहित्य ने इस सारे परिदृश्य को बदल दिया। वह न्याय प्रक्रिया को बंद अदालतों से निकालकर बाहर समाज में ले जाता है। अब उसका साहित्य कुछ लोगों के सामने पेश किया गया तो प्रार्थना पत्र या विनय पत्रिका नहीं था। वह स्वयं जजों, न्यायाधीशों और व्यवस्था निर्माताओं के खिलाफ आरोप पत्रों की घोषणा थी। वह पुराने फैसलों के अस्वीकार का साहित्य था, जहां जज और वकील दोनों स्वयं कटघरे में खड़े थे। इसके ऊपर भी शरण कुमार लिम्बाले जी ने जो इंटरव्यू में बात कही थी, वो मुझे बहुत आकर्षित कर गई उनकी तरफ, उनके लेखन की तरफ, उनकी सोच की तरफ। वे कहते हैं
कि सरकार जो है वो रोड बना सकती है, डैम्स बना सकती है, बिल्डिंग्स बना सकती है, मगर वो संस्कार नहीं बना सकती। संस्कार बनता है समाज से। और इस साहित्य को समाज के सामने जब प्रस्तुत किया गया, तब इसके संस्कार बने, नए संस्कार पैदा हुए, बल्कि मैं तो कहूंगी। दलित अस्वीकार कटघरे में खड़ा कर दिया। शरण कुमार लिम्बाले का साहित्य इन्हीं प्रत्यारोपों और प्रतिशोध का साहित्य है। इसमें वो भावना है, वो धार है जो जख्म देती है, प्रतिशोध करती है, क्रांति का आगाज करती है। अपनी परिस्थिति और उसे बनाए रखने वालों के खिलाफ ये आक्रोश और प्रतिहिंसा का साहित्य भी है। यह व्यक्तियों की ही नहीं, दो परंपराओं की लड़ाई है, आर्य अनार्यों के बीच। दलित चेतना ने व्यवस्था की सारी बिसात को उलट दिया है। इसीलिए अशिक्षा का प्रचार और प्रभाव हमारे ऊपर हमेशा बना के रखा गया कि यदि पढ़ लिख जाएंगे तो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाएंगे, अपने खिलाफ हो रहे जुल्म और अत्याचारों के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। लगता है स्त्री को लिम्बाले इस दुर्गा की ऐसी कमजोर दीवार मानते हैं जहां निर्भय होकर हमला किया जा सकता है। प्रेमिका हो या मालिक की बेटी, नायक पहले उससे भावनात्मक रूप से जुड़ता है, पर जैसे ही जाति और वर्ग बीच में आते हैं तो नायक का सारा प्यार नायिका के लिए गुस्से में बदलकर हिंस्र हो उठता है। स्त्रियां दलितों में भी दलित हैं। स्त्रियों का शोषण सवर्ण भी करते हैं और दलित समाज के पुरुष भी करते हैं। ये इस बात का सार है। अब किस तरह, ये आगे सुनिए। मुखिया की बेटी से दलित क्लास फेलो के प्यार की परिणति क्या होगी, यह इतना निश्चय है कि अंतरंग क्षणों में भी नायक सहज और निर्द्वंद्व रही है नहीं है। नीलू उसके सहवास में सिर्फ शारीरिक सुख खोजती है, मगर नायक मानो उसके बहाने सारे सवर्ण समाज से अपनी संधि शर्तें मनवाना चाहता है। जैसे फिल्मों में खलनायक बच्चे की गर्दन पर छुरा रखकर मां से मनचाही बात मनवा लेता है। तो ये है वो बात, एक ऐसी बात ये सामने रखते हैं जिसे पढ़कर आप बिना सोचे समझे नहीं रह सकते कि स्त्री जो है वे चाहे सवर्ण हो चाहे दलित की हो, उसके लिए पुरुष जो है वो अहंकारी ही रहता है, चाहे वे सवर्ण पुरुष हो चाहे वे दलित पुरुष क्यों ना हो। स्त्री सवर्ण है। एक कहानी है इसमें, उसका कहानी जब आएगी तो हम दोबारा इसका जिक्र जरूर करेंगे, इस घटना का, कि किस प्रकार सवर्ण लड़की से प्रेम हुआ है हमारे दलित हीरो को, लेकिन सवर्ण स्त्री को सिर्फ शारीरिक भूख है हीरो से, नायक से, और नायक जो है नायिका के जिस्म को रौंद कर जैसे सारी सवर्णवादी व्यवस्था को रौंद रहा है। तो दोनों के मानसिक जो द्वंद्व है उसका जो इन्होंने वर्णन किया है अपनी कहानियों में, वो बेमिसाल है। ओछी जात में नायक मालिक से नीलू का हाथ मांगता है, मना कर देने पर उसके सारे प्रेम पत्र बाप के मुंह पर दे मारता है। मतलब दलित होने के बावजूद भी एक स्त्री उसके लिए सम्माननीय नहीं है, उसको बेइज्जत करने का कोई मौका नायक नहीं छोड़ता, दलित नायक। परिणाम नायक की पिटाई और नायिका की हत्या, ऑनर किलिंग। गुस्से और अपमान में अंधा लिम्बाले का नायक अक्सर ही मालिक की बहु बेटी पर काल्पनिक बलात्कार करता है। वह ये भूल जाता है कि वर्ण धारित और पुरुष केंद्रित व्यवस्था में स्त्री भी उतनी ही दलित है जितना वह है। दोनों ही वर्ण उसका अपमान और बलात्कार करते हैं। स्त्रियां आखिर जाएं तो जाएं कहां। लिम्बाले जी के साहित्य में स्त्री विमर्श भी आपको पुरजोर तरीके से मिलेगा। बहुत सी कहानियां हैं जो उन्होंने स्त्री केंद्रित लिखी हैं। सामाजिक जीवन की बदलती निष्ठाओं पर लिम्बाले ने कई प्रभावशाली कहानियां लिखी हैं। लिम्बाले को यह तो मालूम है कि मालिक उसकी बहु बेटी के साथ क्या करता है, उसे
यह भी पता है कि बदला लेने के लिए मालिक की बहू बेटी के साथ क्या करना चाहिए, जो कि दोनों ही तरफ से नहीं होना चाहिए। मगर शायद यह नहीं पता कि अपनी ही बहू बेटियों के साथ एक दलित किस तरह स्वर्ण मर्द बन बैठता है। जातियां आपसी संघर्ष में एक दूसरे से बदला लेने के लिए कमजोर वर्ग की स्त्रियों के साथ खुलेआम बलात्कार करती हैं, उन्हें नंगा घुमाती हैं, मगर ये नहीं देखती कि दोनों अपने अपने घरों में स्त्रियों को कैसे और कहां कहां मारती हैं। चाहे जाति सवर्ण की हो, चाहे जाति दलित की हो, दोनों ही अपने घरों में स्त्रियों के साथ दलितों जैसा बर्ताव ही करते हैं और मौका मिलने पर, चाहे काल्पनिक तौर पर ही सही, बलात्कार जरूर करते हैं। अक्सर उत्सवों, आयोजनों या सामाजिक व्यवहार में भेदभाव कभी हिंसक संघर्ष का रूप लेता है तो कभी एक दूसरे के बॉयकॉट का। यहां भी ढुलमुल समझौता परस्त व्यक्ति की पहचान और उसके लिए धिक्कार बहुत लाउड है। वहां कहीं विजय का संतोष है तो कहीं पराजय की हताशा। जहां पराजय है वहां भी मौका मिलने पर बदला लेने का संकल्प है। दलित गैर दलित संगठनों पर मुझे सफेद मक्खी और आत्मकथा कहानियां अनेकार्थी रूप लगती हैं। ये अनेकार्थी रूप हम तब डिस्कस करेंगे जब हम इन कहानियों को पढ़ेंगे। वरिष्ठ प्राध्यापक और उपन्यासकार खानोलकर दलित प्रेम के चलते लेखक को प्रोत्साहन ही नहीं देते, उसे अपने घर का सदस्य होने की छूट भी देते हैं। किन्हीं आत्मीय क्षणों में लिम्बाले प्रोफेसर खानोलकर को अपने जीवन संघर्षों की बातें बताता है, किस तरह वह एक वैश्या का बेटा है और किन कठिनाइयों से उसने प्रारंभिक शिक्षा की बाधा दौड़ पार करी। उधर जब खानोलकर का नया उपन्यास आता है तो देखता है कि व्यक्तिगत रूप से बताए सारे जीवन प्रसंग उसमें भरे पड़े हैं और उन्हीं को लेकर चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। थीसिस की चोरी। दलित जीवन का ऐसा मार्मिक और प्रामाणिक चित्रण साहित्य में पहले कभी नहीं हुआ। तो ये है वो विशेषता लिम्बाले जी की, जिसकी मैं शुरुआत में ही चर्चा कर रही थी। उसे अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। प्रोफेसर को गुस्से में छटपटाता और सफाई मांगने पर खानोलकर के घर से निकाला गया अपमानित लेखक क्या करे? एक सवर्ण ने दलित के सारे जीवन संघर्षों पर उसी तरह कब्जा कर लिया है जैसे हाड़ तोड़ मेहनत से उगाई हुई किसी खेतीहर की खेती पर जमींदार कब्जा कर ले और गर्व से कहे कि वह उसकी अपनी फसल है। तो एक कहानी है आत्मकथा, उसमें जब हम पढ़ेंगे तो ये सब चीजों का जिक्र उसमें करेंगे। दूसरी तरफ आत्मकथा शीर्षक कहानी है जहां एक दलित की आत्मकथा को स्वयं दलित लेखक प्रोफेसर हथियाकर अपने नाम से प्रकाशित कर रहे हैं। धोखे और विश्वासघात के इस धक्के को बर्दाश्त करना क्या हरेक के बस की बात है? आप किसी को अपनी आत्मकथा बता रहे हो, अपने जीवन संघर्षों को किसी से गुड फेथ के चलते डिस्कस कर रहे हो और आपकी उन सब चीजों को लेकर बटोर कर चोरी करके आपके संघर्षों को कोई अपने नाम से पुस्तक छपवा दे तो आप उस साहित्यिक चोरी को क्या नाम देंगे? इस संग्रह की सबसे बड़ी ताकत यही है कि लिम्बाले ने दलित चेतना और संघर्ष के अनेक पहलुओं को जीवंत अनुभव खंडों के रूप में दिया है। इसमें उन्होंने अपनों को भी नहीं माफी दी, अपने भी जहां जहां गलत हैं वहां वहां बोला है। जिसे कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। बाहरी घात और भीतरी विश्वासघात की द्वंद्वात्मकता ने इन कहानियों को जन्म दिया है। मुझे शिकायत हो सकती है कि अक्सर विवरणों में वर्णन निबंधात्मक हो गए हैं और उन्हें बता दिया गया है, कम ही जगह उन्हें दिखाया गया है। भाषा के बारे में मैं अधिक इसलिए नहीं कह सकता कि हिंदी अनुवाद में शायद भाषा की स्थानीय धार ठीक वैसी नहीं आ पाई जैसी मूल में रही होगी। बहुत से मराठी के अपने प्रादेशिक शब्द होंगे जो धारदार होंगे, जिनकी धार हिंदी में अनुवादित होते समय कम हो गई होगी।
लेकिन हिंदी में पढ़कर भी यदि ये इतनी धारदार मालूम होती हैं, तो असली में मराठी में जब हम इनको पढ़ेंगे तो ये कितनी धारदार होंगी, इसका सिर्फ अंदाजा ही हम लगा सकते हैं, क्योंकि मराठी का ज्ञान मुझे भी रत्ती भर भी नहीं है। उसकी डंक का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, मगर ये कथाखंड इतने प्रमाणिक तो हैं ही कि एक ही व्यक्ति की आत्मकथा के बिखरे हुए चित्र प्रस्तुत करते हैं। लिम्बाले जी के जीवन में यदा कदा इन प्रसंगों का जिक्र जरूर रहा होगा। अक्कर माशी पढ़ने पर ये सब बातें मुझे लगता है जरूर पता चलेंगी। जैसे घुसपैठिए या सलाम हमने पढ़ते हैं तो उसमें जगह जगह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन के अंश प्रस्तुत मिलते हैं। मुझे लगता है कि दलित और स्त्री लेखन की मूल समस्या अनिवार्य रूप से बाहरी संघर्ष तो है ही, अपने भीतर नस नस में समाये सवर्ण मालिक को पहचान कर उससे लड़ना भी उतना ही जरूरी है। यहां पर ये स्त्रियों को भी इस चीज में लेते हैं दायरे में। यह मालिक सोच और व्यवहार सभी जगह अदृश्य रूप से इस तरह घुसा है कि अक्सर अपनों के विरुद्ध ही हमें खड़ा कर देता है और शिकार ही मालिक बनकर अपनों का दमन करता है। इस मालिक का दूसरा नाम व्यवस्था है। आज हम देखते हैं कि दलित बच्चे जो हैं आईएएस आईपीएस बन गए, पूरा फेसबुक और ट्विटर ट्रेंड से भर जाते हैं पोस्ट, लेकिन कितने हैं इनमें से जो अपने समाज के लिए काम करते हैं? इनको मोहरा बनाकर, दलित समाज के आईएएस आईपीएस बच्चों को मोहरा बनाकर दलित लोगों के खिलाफ ही इस्तेमाल करती है व्यवस्था। तो असल में खुश होने की जरूरत तब है जब लोग अपनों के लिए काम करना सीख जाएं। शिक्षित वही है जो अपने दुश्मन को पहचानता है। यदि आप अपनों को ही अपना दुश्मन समझते हैं तो आपकी शिक्षा पर मुझे ऐतराज है। इस व्यवस्था में दलनकर्ता की जगह दलित आने से दमन की परंपरा कभी खत्म नहीं होगी, सिर्फ नायक बदल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि शरण कुमार लिम्बाले और ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दृष्टि संपन्न लेखक दलित चेतना के इन पक्षों पर भी विचार करेंगे। राजेंद्र यादव। तो ये थी वे लेखकीय भूमिका। इसके आगे अनुवादक का कथन भी पढ़ लेते हैं जो सिर्फ महज एक ही पन्ने का है। तो अनुवादक जो थे इसके वे हैं निशिकांत ठकार जी। वे इस पुस्तक के बारे में क्या कह रहे हैं? दलित ब्राह्मण डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले के इसी नाम के मराठी कहानी संकलन का अनुवाद है। दहला देने वाली आत्मकथा अक्कर माशी, कहानी संकलन देवता आदमी और मराठी दलित विमर्श पर आधारित दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के बाद हिंदी में अनुदित होने वाली ये उनकी चौथी पुस्तक है। दलित ब्राह्मण पदावली में दलित अलग और ब्राह्मण का विशेषण नहीं है, न ही ये दलित और ब्राह्मण का समाज है। अभी बता रहे हैं कि टाइटल दलित ब्राह्मण क्यों रखा गया है। दरअसल ये तत्पुरुष है जो दलित होने के बावजूद ब्राह्मण होना चाहता है, बनने की प्रक्रिया में है या बन जाने को मजबूर है। और ऐसे लोगों को शरण कुमार लिम्बाले जी भी खूब धिक्कार देते हैं, झूठन की ही तरह। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जगह जगह जिक्र करते हैं, जात छुपा देने से हालात नहीं बदल जाएंगे। और अब जात छुपाकर आप करेंगे क्या? अपने ही समाज से बेईमानी। जब जातिगत जनगणना शुरू होगी इन फ्यूचर, तब आप क्या करेंगे? कितना छुपाएंगे? यदि छुपाते हैं तो अपने समाज से ऐसे लोग बेईमानी करते हैं। बेईमान तो शुरू से ही हैं जो समाज से कट के रह रहे हैं। अपनी कुछ कहानियों में शरण कुमार ने पहले भी इन तत्पुरुषों को पहचानने का प्रयास किया था, जिसमें मध्यम वर्गीय समझौता परस्ती और अभिजनवादी की प्रवृत्तियां दिखाई देने लगी थी। सुविधा भोगी व आत्म सुरक्षित तत्पुरुष अनायास ही विद्रोह और संघर्ष से मुंह मोड़ लेते हैं। उसकी वजह हमने बहुत बार जूठन और घुसपैठिए में डिस्कस करी है, जिसे मैं यहां दोबारा डिस्कस नहीं करूंगी। प्रश्न यह है कि क्या आधुनिक बन जाने की प्रक्रिया में दलित का ब्राह्मण बन जाना अनिवार्य है? क्यों ये इतना जरूरी है? हीनता बोध से बाहर नहीं आते हमारे लोग। प्रश्न अस्मिता का भी है। आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण को टालना अब असंभव लगता है। उत्तर अंबेडकर युग की
दलित चेतना को अंतर्द्वंद्वों के साथ बाहरी संघर्ष को भी झेलना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चिंतन तथा संघर्ष, संविधान से प्राप्त अधिकार, आरक्षण की नीति, राजनीति के नए नए समीकरण और सामाजिक परिवर्तन की निष्पत्ति है समकालीन नई पीढ़ी की दलित चेतना। तो पढ़ लिख कर दलित चेतना को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी की खेप तैयार हो रही है, जिससे वर्ण व्यवस्थावादी लोगों को खासा खतरा मालूम होता है। इसीलिए अपने लेख में हरिशंकर परसाई जी भी कहते हैं कि विश्वविद्यालय जो हैं वो जातिवाद के घृणित अड्डे हैं। उस चेतना का हिंदी में, मराठी साहित्य में महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर के क्रांतिकारी विचारों से प्रेरणा लेकर दलित साहित्य का जबरदस्त आविर्भाव हुआ है। इस उत्तर पीढ़ी में एक लक्षणीय अभिजन समाज निर्माण हुआ है। शरण कुमार की कहानियों में हम उसकी कश्मकश को अनुभव करते हैं। उस चेतना का हिंदी में अनुवादों से परिचय कराने का आरंभिक कार्य डॉक्टर चंद्रकांता पाटिल और सूरज के वंशधर ने किया। डॉक्टर चंद्रकांत बांदीवडेकर ने किया। डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे ने आत्मकथाओं के अनुवाद प्रस्तुत किए। एक सिलसिला शुरू हो गया जिसमें इन पंक्तियों के लेखक ने भी कुछ सहयोग दिया। अब हिंदी में मौलिक दलित साहित्य और समीक्षा ने अपनी अहमियत बनाई है। पहले दलित साहित्य जो था वो मराठी साहित्य से उसका उद्भव हुआ है और आगे ये चिंगारी दूसरी भाषाओं में भी फैली है। शरण कुमार लिम्बाले जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि गुजराती, तमिल और तेलुगु में भी अच्छी आत्मकथाएं हैं, लेकिन उनकी चर्चा न के बराबर की गई है। शायद क्षेत्रीयता बीच में आड़े आ जाती है, जिसको हमें पढ़ना चाहिए और अनुवादकों को उसके ऊपर भी भरपूर काम करने की जरूरत है, ऐसा वे कहते हैं। फिर भी अनुवादों का सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि परंपराएं जड़ हैं, सांप्रदायिक ताकतें प्रबल हैं, राजनीतिक अवसरवादिता है। लोकतांत्रिक ढांचे और परिवर्तन के बावजूद अन्याय, अत्याचार की, अपमान की, अवमानना की नई सूरतों का शिकार दलित बन जाता है और उसका पिछड़ापन भी नए नए रूप धारण करता है। अतः आधुनिक भारतीय समाज के लिए दलित विमर्श अनिवार्य है। उसके लिए समकालीन यथार्थ से जूझने वाली मौलिक व अनुदित रचनाओं के माध्यम से जीवन के जीवंत अनुभवों से भिड़ना भी उतना ही अनिवार्य है। इन कहानियों के अनुवाद करने का यही कारण है। निशिकांत ठकार। तो यहाँ पर लेखकीय भूमिका और अनुवादक के लिखे गए शब्दों में दलित ब्राह्मण पुस्तक के बारे में जो भी उन्होंने लिखा है वे लिखते हैं। तो आज हम इन दोनों को ही लेंगे। कल से शरण कुमार लिम्बाले जी की कहानियों का पाठन शुरू करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें इसे। धन्यवाद।